हेलो, नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच व्यक्तित्व विकास और करियर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आज की महती आवश्यकता है, इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो प्रीति मैडम, आनंद नामदेव सर, अमित गाडवाल सर, सबको नमस्कार। और क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी कारणों के वजह से ये कार्यक्रम लेट प्रारंभ हुआ। आज का जो विषय है उसको समझने के लिए मैं अपना वक्तव्य, योक्ता मैडम को भी नमस्कार, राकेश बघेल जी को नमस्कार, मैं अपना वक्तव्य एक कहानी से प्रारंभ करूंगा। एक आप लोगों ने उस कहानी को सुना होगा, लेकिन आज के टॉपिक से जोड़ के उस कहानी को देखेंगे। एक पिता अपनी पुत्री के साथ बाज़ार में जाता है, वो 3 सेब खरीदता है। और जब वो सेब खरीदता है तो उस समय वह यह अपेक्षा करता है कि उसकी बच्ची उसको खाने के लिए सेब देगी। और वो जब घर पहुंचता है तो वो उसकी अपेक्षा मन में यही रहती है कि बच्ची उसको खाने को फल देगी। अब वो जाता है, जब उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो बहुत उद्वेलित हो जाता है और वो जाता है, और जैसे ही वो फल उठाता है तो उसकी बच्ची तीनों सेब उठा लेती है। तो उस समय उसके मन में एक विचार आता है कि देखो, मैंने अपनी बच्ची से कितनी अपेक्षाएं की थी, लेकिन ये मेरी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। तो वो एक एक करके तीनों फलों को चख लेती है और फिर पिता को बड़ा दुख होता है। लेकिन बाद में बच्ची के उत्तर सुनकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। बच्ची कहती है, पापा यह सबसे मीठा सेब है, आप इसे खाइए। तो वहाँ पर दोनों के बीच में एक इमोशनल गैप था, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाए थे। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इसके ज़रिए हम अपनी भावनाएं तो समझ ही सकते हैं, साथ साथ दूसरे की भावनाओं को भी समझ सकते हैं, उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं, और अपनी जो आवेग हैं, भावनाएं हैं, उनको भी हम नियंत्रित करके और हम उनको बेहतर दिशा में क्रियान्वित कर सकते हैं। तो एक और कहानी है जो एक मॉन्क और एक लड़की की है। 2 मॉन्क, मतलब साधु लोग, चले जा रहे थे रास्ते पर। तो उनके गुरु ने उनको शिक्षा दी थी कि आप लोगों को स्त्री जाति से दूर रहना है। तो दोनों अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे थे। अचानक उथली नदी के पास पहुँचे, मतलब नदी का उतला हिस्सा जिसको फोर्ड कहा जाता है, वहाँ पर वो पहुँचते हैं। और वहाँ पे देखते हैं एक लड़की बैठी हुई थी और वो उनसे मदद की गुहार कर रही थी कि कृपया मुझे आप नदी पार। आवाज़ तो साफ आ रही सबको? ठीक है। प्रीति मैडम का कमेंट पढ़ लिया है, मतलब आवाज़ साफ आ रही है। तो ये जो एक मॉन्क उसके गुरु की शिक्षा में बंधा हुआ, वो तो निकल जाता है। लेकिन दूसरा मॉन्क जो होता है, वो उसको, रातड़िया सर को नमस्कार, वो उसको कंधे पर उठाकर और फिर धीरे धीरे वो नदी पार करते हैं। और फिर वो नदी के बीच में पहुंच जाते हैं। नदी का पानी बहुत बढ़ जाता है। बड़ी मुश्किल से बेचारा मॉन्क उसको लेकर किनारे उतार देता है और वो उसको उतार कर आगे चल देता है। वो उसको धन्यवाद देती है। अब दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं, तो दूसरा वाला मॉन्क जो है, उसके मन में विचार बहुत आवेग से आ रहे होते हैं। वो जब उससे सहन नहीं होता तो वो कह ही देता है। आखिर वो कहता है कि हमारे गुरुजी ने तो मना किया था, तुमने उस लड़की को क्यों बिठा लिया कंधे पे? तो वो कहने लगा, मैं तो उसे किनारे पर उतार आया हूँ, तुम तो यहाँ तक लेके आ गए हो उसको। तो कहने का मतलब ये है
कि सिर्फ इंटेलिजेंस होना ही काफ़ी नहीं है, साथ में इमोशंस होना और इमोशंस को समझना, उन्हें एक अच्छी दिशा में निर्देशित करना, जिससे वो हमारी सफलता की राह मजबूत करें और हमें सफलता के पथ पर अग्रसर करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम एक और दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, IQ और EQ। IQ होता है इंटेलिजेंट कोशेंट और EQ होता है इमोशनल कोशेंट। तो IQ सफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ये तो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो अभी हाल ही में जो शोध हुए हैं उनमें इमोशनल कोशेंट का ज़्यादा योगदान है मानव की सफलता में, मनुष्य की सफलता में। और ये देखने में आया है कि सिर्फ 20% सफलता इंटेलिजेंट कोशेंट पर निर्भर है, जबकि 80%, बरखा मैडम को नमस्ते, बमनिया सर को नमस्ते, 80% जो हमारी सफलता है वो इमोशनल कोशेंट पर निर्भर करती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने उनका एक परीक्षा के ऊपर एक अच्छा वक्तव्य सुना था, तो उसी से मैंने ये IQ और EQ में जो फ़र्क है बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही अच्छे से। अब आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है, वो पालने में लेटा हुआ है और पालने के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है आड़े, उसमें एक घुंघरू लगे हुए हैं। तो जब बच्चा रोने लगता है तो माँ उस घुंघरू को हिला देती है हाथ से, तो बच्चा क्या करता है, उसको आवाज़ सुन के वो चुप हो जाता है। अब बच्चा 3-4-5 महीने का बच्चा है, 4-5 महीने का बच्चा है और वो अपनी माँ के क्रियाकलापों को भली भांति से देख रहा है। उसका मस्तिष्क विकसित होना शुरू हो गया है। अब वो जब उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती है तो वो अपना मनोरंजन करने के लिए अपने पैर ऊपर उठाता है और धीरे से उस घुंघरू में चोट करता है, तो उसकी आवाज़ आती है, तो बड़ा खुश होता है। ये उसका प्रयास था खुद का, और ये है इंटेलिजेंट कोशेंट। अब बात आती है इमोशनल कोशेंट की। बच्चे के सामने सर्वश्रेष्ठ गायक कोई भी हो, जगजीत सिंह हो या अपने रफ़ी साहब हों या किशोर कुमार साहब हों, उनका कोई गीत बजा दिया, बच्चे को कोई मज़ा नहीं आया उसमें, बच्चा रोता रहा, वो सोया नहीं। उसकी माँ की फटी हुई आवाज़ में जब उसकी माँ उसको लोरी गा रही है तो वो सो जाता है। क्यों सो जाता है? क्योंकि उसका अपनी माँ से इमोशनल अटैचमेंट है। ये है इमोशनल कोशेंट, जिसको हम विकसित करते हैं, जो जन्मजात नहीं होता है, जिसको हम धीरे धीरे स्वतः विकसित करते हैं। और तो उस बच्चे ने अपने इमोशनल कोशेंट को डेवलप किया, विकसित किया, और उसने जाना कि जो मेरी माँ है उसकी आवाज़ कौन सी है और उससे उसका अटैचमेंट है, उसका लगाव है। दूसरा उदाहरण, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है और एक उसका जो हम धार्मिक पहलू कह रहे हैं या सामाजिक पहलू कह रहे हैं वो भी है। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें उसका वैज्ञानिक पहलू मालूम है कि ये जो हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं इसमें हमें कैंसर का ख़तरा कम होगा अगर ब्लड डोनेट करेंगे, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये क्या है? ये IQ है, ये जन्मजात है, ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। लेकिन हमने ब्लड डोनेट किया और हमारे ब्लड को तत्काल यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया, और हमें मालूम पड़ा कि हमारे अजीज मित्र को हमारा ब्लड दिया गया और उसकी जान बच गई, तो हमें बहुत खुशी होती है अंदर से। ये इमोशनल कोशेंट है, ये हमारा उसके साथ इमोशनल लगाव है। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात क्यों? तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक जागृति है, एक चैतन्यता है। जब हम चैतन्य होंगे अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए, और दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए और उनको प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए। मतलब इसमें अपनी भावनाएं भी समझी जाती हैं
और दूसरे की भावनाओं को भी समझा भी जाता है और नियंत्रित भी किया जाता है और प्रभावित भी किया जाता है। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है जो आप लोगों ने सबने देखा होगा। मैं अभी इसके बाद लेक्चर के बाद डाल दूंगा उसको, वो मैं डाल नहीं पाया। आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी होगी। वो इमोशनल इंटेलिजेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है। उस फिल्म में एक सीन है जहाँ वो मकसूद नाम का सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा होता है और वो जिसको अपन कहते हैं जादू की झप्पी, वो जादू की झप्पी जो है वो क्या है, वो तरीका है उसके इमोशंस को कंट्रोल नियंत्रित करने और प्रभावित करने। उसको उस समय गुस्सा आ रहा था, उसने झाड़ू लगाया था और कोई आकर वहाँ पर कीचड़ से ख़राब कर गया था उसको। उस समय उसको गुस्सा आ रहा था। उस समय उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? प्यार की। उस समय उसने उसको प्यार दिया। अगर वो उसको गुस्सा देता तो क्या होता? लड़ाई बढ़ती, भला बुरा कहता उसको। उस समय उसने उसको प्यार दिया, गले लगाया और बोला कि मकसूद भाई हम तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो उसने उसको गले लगाया और फिर उसका गुस्सा बदल गया। दूसरी बार जब वो कीचड़ में दोबारा ख़राब कर देता तो वो खुश हो जाता, वो कहता चल जा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तरीका है हमें इमोशन समझने का और इमोशन को नियंत्रित करने का। दूसरा, हम अपने भावों को भी उचित ढंग से अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आप लोग ने ब्रह्म कुमारी के बारे में सुना होगा, तो एक छोटा सा उदाहरण, एक लेक्चर मैंने सुना था, एक दीदी थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, सहन करने की शक्ति और सहनशीलता। एक देखो, बहुत दोनों वर्ड बहुत ही इंटर रिलेटेड है, मतलब बहुत सिनोनिम टाइप के लगते हैं, मतलब समानार्थी टाइप के लगते हैं, सहन शक्ति और सहनशीलता। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपने क्या किया, आप किसी ने आपको भला बुरा कहा तो आप गुस्सा हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके अंदर सहन करने की शक्ति है, आपने क्या किया, उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन आपके अंदर सहनशीलता नहीं है। आपने उस गुस्से को रिप्लेस कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, गिलास को उठाकर पटक दिया। तो क्या हुआ, सहन के साथ शीलता भी आना चाहिए, तब वो सहनशीलता बनेगी। मतलब कहने का ये है कि हम जब अपनी भावनाओं को उचित ढंग से एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, अभिव्यक्त करना सीख जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे संबंध जो होंगे बहुत आत्मीय होंगे और उनमें कोई औपचारिकता नहीं रहेगी। चाहे वो कार्यालय में हमारे संबंध हो, चाहे वो घर में हमारे संबंध हो, चाहे समाज में हमारे संबंध हो, चाहे हमारे मित्रों के साथ हमारे संबंध हो, तो सब में क्या होगा, एक आत्मीयता होगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे हमारे संबंधों का दायरा बढ़ेगा। संबंध आत्मीय तो होंगे ही, संबंधों का दायरा बढ़ेगा। अतुल सर नमस्कार, सब आपकी बदौलत है ये सब कुछ। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, बुद्धिमानी से अपने इमोशंस को अपने पक्ष में यूज़ करना। मतलब दो चीज़ें होती हैं, IQ हेड को रिप्रेजेंट करता है, मस्तिष्क को, और EQ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपका IQ अच्छा है, आप IAS बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सफल IAS तभी बनेंगे जब आपके पास एक अच्छा EQ होगा। आपके पास, आप जब IAS बनते हैं तो आपकी चुनौती बहुत बड़ी होती है। आपके पास पूरा ज़िला होता है, हर तबके के लोग होते हैं आपके पास, तो आपका EQ लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप जिससे मिलें उसको ऐसा लगे कि हाँ, बड़े आत्मीयता से मिलते हैं, हाँ मेरी समस्या को सुनते हैं। तो आप सफल कब होंगे, आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। देखो, सफलता में सफल होना
और नौकरी प्राप्त करना, दोनों में अंतर है। ये सफलता क्या है? सफलता वो नहीं है कि हमने सोचा हम शिक्षक बन जाएं। अगर आप अपना लक्ष्य पूरा कर पाए, शिक्षक बनने के पीछे मेरा लक्ष्य क्या था कि मैं विद्यार्थियों को उनके सही रास्ते पर ले जाना चाहता था, मैं राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूँ। ये तो खैर ज़्यादा बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था कि हम शिक्षक बनने के पीछे लक्ष्य क्या था, अगर हम उस लक्ष्य तक पहुँचने में सफल रहे हैं तब हम कहेंगे कि आई एम सक्सेसफुल। नहीं तो फिर तो मतलब कहने का ये है कि जो EQ है ये एक समय के साथ विकसित होने वाली प्रक्रिया है, और मतलब इसको हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं। आपसी में, आपस में, समाज में, आपस में, सब में, मतलब हम ये समाज में रहकर ही सीखते हैं। और इसके लिए कुछ स्किल्स हैं, कुछ कौशल हैं, है ना। तो EQ लेवल को जब हम डेवलप करते हैं तो हमारे अंदर एक भावनात्मक परिपक्वता आती है, इमोशनल मैच्योरिटी आती है, हम मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे वैचारिक परिपक्वता और भावनात्मक परिपक्वता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विचारों से भले हम परिपक्व हो जाएंगे, लेकिन भावनाओं से परिपक्व हो जाएंगे कब होंगे? जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। तो भावनात्मक परिपक्वता का आशय यह है कि जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी पहले कि जब हम खाना खाने बैठते थे तो माँ हमारा मुंह देखकर समझ जाती थी कि नमक कम है, तो माँ क्या करती थी? चुपचाप नमक का डब्बा आगे कर देती थी। तो माँ क्या थी? माँ इमोशनली इंटेलिजेंट थी। तो ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंट अगर हम बनेंगे, जैसे कार्यालय में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी छोटा से छोटे कर्मचारी, नंबर 4th क्लास का सबसे नीचे वाला कर्मचारी से लेकर संस्था प्रमुख तक, आपस में एक समन्वय होना चाहिए, आपस में लोकतंत्र होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक संस्था में, हम देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, संस्था में लोकतंत्र बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक छोटा कर्मचारी है, वो अपनी समस्या प्राचार्य के पास या कार्यालय प्रमुख के पास पहुंचकर बता नहीं पा रहा। मतलब आप में इतनी आत्मीयता नहीं है, आपके बीच के संबंध, आपने उसका इतना विश्वास नहीं जीता है कि वो आपको कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताए, या आप उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे, या आप उसके इमोशन, वो काम, मान लो कोई झाड़ू लगाने वाला है, झाड़ू ढंग से नहीं लगा रहा है, इसका मतलब कि वो डिस्टर्ब्ड है। तो आपको उसके इमोशंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप जब उसके इमोशन समझेंगे तभी आप उसकी ज़िंदगी में अंदर घुस पाएंगे, और आप अंदर घुसेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसके घर पे क्या प्रॉब्लम है, तब आप उसकी मदद करेंगे। फिर बहुत खुशी होती है, देखिए बहुत मज़ा आता है। मैं तो करता हूँ ये प्रयोग कभी कभी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा है भावनात्मक परिपक्वता के अलावा भावनाओं को समझने का सामर्थ्य। अब भावनाओं को समझने का सामर्थ्य तो उसी में ही होगा। अब एक जैसे 2 उदाहरण लेते हैं। एक पति है जो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, उसके लिए त्याग भी करता है। जैसे आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, ये शायद यही है, स्टोरी है। उसमें क्या है, 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो लोग बहुत गरीब होते हैं और क्रिसमस का त्यौहार आता है, तो जो पत्नी होती है उसके पास सुनहरे बाल होते हैं और पति होता है उसके पास सुनहरी घड़ी होती है। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी बेस्ट थिंग, वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी और वो अपनी घड़ी से बहुत प्यार करता था। तो वो अपनी घड़ी को बेच देता है उसके लिए एक गोल्डन कॉम्ब खरीदने के लिए, एक सुनहरा कंगा, जिससे वो अपने बाल मतलब सही कर सके। और वो अपने बालों को बेचकर उसके लिए एक चेन खरीदती है कि वो अपनी घड़ी में चेन डाल सके। जब दोनों वापस आते हैं घर तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो दोनों की आंखों से प्रेम के, त्याग के
आंसू बह निकलते हैं और फिर मनता है सही क्रिसमस, सही जो वास्तविक। तो एक तो ये पति है जो अपनी पत्नी के लिए त्याग कर रहा है, दूसरा पति उसको मार रहा है शराब पीकर। तो ये दोनों चीज़ें देखो, ये क्या है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का गैप है। इमोशंस को समझने का सामर्थ्य ही नहीं है। हम तो, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कुत्ता या गाय, आप उसका चेहरा देखोगे तो आप पढ़ लोगे उसको, इसको क्या समस्या है, क्या इसके प्रॉब्लम है। फिर इंसान की तो बात ही अलग है। एक शोध हुआ है, उसका नतीजा यह है कि भारत के जो लोग होते हैं ना, भारत के लोगों का जो ईगो होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मतलब वीक होता है, कमज़ोर होता है, और वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे उनका अहम उनके अहम को ठेस पहुंचती है। और फिर क्या होता है, तलाक होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, 2 रुपये के लिए खून कर दिया गया, 1 रुपये के लिए ऐसा हो गया। तो ये सब क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने के कारण, इमोशंस को समझने। हाँ प्रीति मैडम, नमस्ते मैम, रेणु मैम को प्रणाम। प्रीति मैडम ने बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रेम की सर्वोच्चता त्याग में ही है वास्तव में। तो ये जो हमें कुछ कौशल है, इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ स्किल्स हैं, ये हमको थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। और ये आज के समय की महती आवश्यकता है जो प्रत्येक को करना चाहिए। और इसमें बहुत मज़ा है, बहुत खुशी है इसको करने से। और फिर देखिएगा आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके जो, फिर जब आप बड़ा मज़ा आएगा। और जब आपको कोई भी दुख होगा ना, तो क्या होगा कि जब 50 लोगों के फ़ोन आएंगे आपके पास कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, तब आपको लगेगा मुझे लोग कितना प्यार करते हैं। तो प्यार ऐसे ही नहीं पाया जाता लोगों का। तो सबसे पहला कौशल है आत्म जागृति। आत्म जागृति मतलब हम इतने अवेयर रहें अपने प्रति भी, दूसरे के प्रति भी, अपने परिस्थिति के प्रति भी, अपने वातावरण के प्रति भी, अपने ऑफिस कल्चर के प्रति भी, हर चीज़ के प्रति हम जागृत रहें। और ये जागृति स्वयं को करना है, कहीं बाहर से ये जागृति आएगी नहीं। आप चाहेंगे आपके ऑफिस का कल्चर बदल जाएगा। विद्याराम सर नमस्कार। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके ऑफिस का कल्चर बदल जाएगा, आपके घर का कल्चर बदल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इमोशंस को समझिए, अपने भी, अपने घर के सदस्यों के भी। इस जागृति का परिणाम आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप, सबसे पहली बात तो आप सबके प्रिय होंगे। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप उसमें सफल होंगे। आपके बहुत चाहने वाले लोग होंगे और आपको आत्मिक शांति भी बहुत मिलेगी, जो आईक्यू से उतनी नहीं मिलेगी। आईक्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आइसबर्ग होता है, वो जितना ऊपर होता है उससे नीचे अंदर वो पानी के होता है, बहुत छोटा सा हिस्सा ऊपर होता है। तो वो जो आईक्यू है वो आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा है, नीचे का तो किसी ने देखा ही नहीं, वो ईक्यू है। ईक्यू बहुत गहरा है। दूसरा कौशल जो है वो है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण मतलब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, उनको उचित दिशा में। कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है कि हम उनको एक्सप्रेस ना करें, हम उनको अभिव्यक्त ना करें। उसका मतलब, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम उनको नियंत्रित करके उचित दिशा में, जैसे क्या होता है कि पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू घर में पहुंचा देते हैं। तो उसी तरीके से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और फिर उनको उचित दिशा में निर्देशित करें। उदाहरण के लिए, जैसे जब हम क्रोध करते हैं, कोई भी घटना होती है, बात होती है, तो वो जो 5 या 10 सेकंड का समय बहुत कीमती होता है। उस समय में अगर आप
अपने आप को नियंत्रित कर पाए तो आपका घर बच जाएगा, आपकी नौकरी बच जाएगी, आपके मन की शांति बच जाएगी। और अगर आप उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ना घर बचेगा, ना व्यापार बचेगा, आपकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आएगा, आपको ऑफिस में कोई सम्मान नहीं देगा। भले आप बॉस हो लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पोस्ट आपकी ऊंची है, आप प्राचार्य हो, आपको मजबूर होकर लोगों को नमस्ते करना पड़ेगा। तो आत्मनियंत्रण का मतलब यह है कि हमको जो ट्रिगर होता है, बंदूक का ट्रिगर, जब ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर दबाने से पहले हमको सोचना है। ट्रिगर दब गया फिर तो गोली निकल जाएगी। उस समय हमें बहुत सोचना है कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को जानें, उनको जज ना करें, हम उनको पॉजिटिव और नेगेटिव ना बनाएं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो आ रही हैं उनको आने दें, जैसी आ रही हैं उनको आने दें, उनको जज ना करें, उनको समझें कि ये किस कारण से आ रही हैं। अगर उस व्यक्ति के मन में मेरे मन में अगर उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, उसका कारण क्या है? कारण को जाने बगैर आप जीवन निकाल देंगे उससे ईर्ष्या करते हुए, और पता पड़ेगा कि वही आपके जो सबसे बड़ा हितैषी वही था आपका ऑफिस में, जिससे आप घृणा करते रहे जीवन भर। तो आप अपने भावनाओं का कारण समझें, इसका कारण क्या है, इसके बेस में, इसकी रूट में क्या है, इसकी जड़ में क्या है। ये आपने समझ लिया तो फिर क्या होगा, फिर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। अरे ये तो मेरा इतना बड़ा हितैषी है और मैं इसके बारे में ऐसा सोचता रहा, ऐसा करता रहा। अगली चीज़ है मोटिवेशन। तो लीडरशिप की जब बात आती है, लीडरशिप के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। आजकल प्राइवेट फर्म्स में, प्राइवेट कंपनीज़ में आप अपने ग्रुप डिस्कशन वगैरह में ये बहुत काम में आता है। और तो आप जब तक दो तरह के मोटिवेशन होते हैं इसमें, एक तो सेल्फ मोटिवेशन और एक अदर्स मोटिवेशन। पहले तो आप सेल्फ मोटिवेट होइए। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आप स्वयं में आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आप दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते। जब तक आप खुद जागृत नहीं होंगे, जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा अपदीपो भव, जब तक आपकी आत्मा का खुद का दीप जागृत नहीं होगा तब तक आप दूसरे को कैसे जागृत करोगे। तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन में हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और मैं कैसे उन वीकनेसेस को, जैसे हमें क्या करना है, हमें अपने फेलियर्स से, हमें अपनी गलतियों से मोटिवेट होना है। जैसे मैंने गलती कर दी, जैसे एक सब्जेक्ट में कम नंबर रह गए, तो मैं उसी सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करूँगा और अगली बार उस गलती को नहीं करूँ। अगर हम डीमोटिवेट हो गए गलती से तो फिर हम नीचे गिर जाएंगे। हमें क्या होना है, अपनी गलतियों से मोटिवेट होना है, और ऐसा ही दूसरे के साथ करना है, उसको डीमोरलाइज नहीं करना है। कोई गलती कर दे ऑफिस में, उसको आपने 4 लोगों के सामने भला बुरा कह दिया तो क्या होगा। आदमी तो गलतियों का पुतला है, गलती सबसे होती है। तो ऐसा नहीं है कि गलती आपसे नहीं होती, नो वन इज़ परफेक्ट। इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन एज वेल एज अदर्स मोटिवेशन। उसके बाद है सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता भी तभी संभव है जब आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो, उसके बगैर कतई संभव नहीं है। आप IQ के साथ मनी माइंडेड हो जाते हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, आप सामाजिक कार्यक्रमों में कम जाते हैं। तो सामाजिक सहभागिता भी तभी होगी जब आप अपने आसपास के प्रति चैतन्य रहेंगे। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपका पड़ोसी बीमार है, मत देखिए न्यूज़, कोई मज़ा नहीं है।
कोई इंटरेस्ट मत लीजिए कोविड-19 के कितने पेशेंट हो गए, भारत में कितने केस हो गए, आपका पड़ोसी तड़प रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में समाचार मत सुनिए, आप सिर्फ अपने पड़ोसी को देखिए, वो आपको दुआ देगा, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वही आपके काम आएगा। ये जो टीवी पे बहस कर रहे हैं ना बैठ के, वो आपके काम नहीं आएंगे। तो सामाजिक सहभागिता तभी संभव होगी जब आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को जानेंगे और इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे। इसका बहुत कठिन चीज़ है ये, लेकिन प्रयास सभी कर सकते हैं। मनुष्य के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। एक ही काम असंभव है कि वह मरे हुए व्यक्ति को ज़िंदा नहीं कर सकता, बहुत कम ऐसा होता है। तो अब इसके बाद अगला है संबंधों का प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि एक ही व्यक्ति को अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह के संबंधों का निर्वहन करना है। घर में उसे अलग तरह के रिलेशंस निभाने हैं, कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे अलग तरह के रिलेशंस निभाने हैं, समाज में उसके रिलेशंस अलग होते हैं, मित्रों के साथ उसके रिलेशंस अलग होते हैं। तो बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते होंगे जो अपने सभी ग्रुप में फेमस होते हैं, सभी ग्रुप में सब लोग उनको पसंद करते हैं। तो ये सब सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव होता है, क्योंकि वो वर्क प्लेस पे अपने पर्सनल्स जो होते हैं, अपने कलीग्स जो होते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और साथ साथ अपने इमोशंस को भी समझते हैं। इसमें दोनों को लेकर चलना होता है, अकेले एक नहीं, उसके नहीं। वो एम्पैथी होती है कि आप उसकी वेदना को, समवेदना मतलब समान वेदना, उसको दर्द हो रहा है तो आपको भी दर्द हो रहा है, आप भी उसकी वेदना को महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आप उसके समान वेदना को महसूस करेंगे, जैसे कृष्ण और राधा का होता था, ये उदाहरण है एक। तो जब आप उसके समान वेदना को महसूस करेंगे तभी आप उसके कष्ट को दूर करने का उपाय करेंगे। जब तक आप उसकी वेदना को नहीं समझेंगे, और फिर क्या होगा, फिर एक बॉन्ड बनेगा ट्रस्ट का, फिर एक बॉन्ड बनेगा लव का, और फिर क्या होगा, वो व्यक्ति वर्किंग आवर्स से ज़्यादा, नमस्ते प्रणाम मैम, अर्चना मैम को प्रणाम, वो वर्किंग आवर्स से ज़्यादा आपके लिए काम करेगा। वो आपके लिए 2 काम एक्स्ट्रा करेगा, आप नहीं कहेंगे तो भी। जैसे एक अंग्रेजी साहित्य में एक ऐसे चलता है, सर रॉजर एट होम एंड सर रॉजर एट चर्च, 2 ऐसे हैं जोसेफ एडिसन के। उसमें उन्होंने बताया है कि जो सर रॉजर है उसको उसके नौकर इतना प्रेम करते हैं कि जब वो खांसता है ना तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें अपने आप दिखती हैं। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए। अगर मैडम को प्रणाम, अर्चना मैम को प्रणाम, अगर ऐसा प्रेम होगा तो फिर सारे संबंधों का प्रबंधन बहुत अच्छे से होगा। चाहे वो घर हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो, मित्रों की मंडली हो, समाज, आपका समाज हो। और अब क्या होगा कि जब हम अपनी आत्म जागृति को विकसित कर लेते हैं तो हमें ये समझ में जाता है कि हमारी जो, हम जिसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, और ये हम जान जाते हैं तो हमें किन व्यक्तियों के सामने कैसे रिएक्ट करना है, किन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करना है। अब आप, जो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो घर में अपनी बच्चे से या अपनी पत्नी से जैसे बात करता है, वो वैसे उसके बॉस से तो बात नहीं कर सकता। तो ये जब हम आत्म जागृति आ जाएगी तब हम ये जान जाएंगे कि हमें किस व्यक्ति से किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारी वीकनेस क्या हैं, और हमें इन वीकनेसेस को वहाँ पर शो नहीं करना, दिखाना नहीं है हमको। और दूसरी चीज़ आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण जब हमारे अंदर आ जाता है, आत्मनियंत्रण में हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को एक सजग दृष्टा की तरह देखते हैं। सजग मतलब होता है एक
साइंटिफिक ऑब्जर्वर टाइप का होता है, मतलब इसका कोई राग और द्वेष नहीं होता उनमें, वो सिर्फ उनको देखता है और फिर उन पर नियंत्रण कैसे करना है, उनका कारण क्या है, उनको जज नहीं करते, उनमें अंदर नहीं जाते, अंदर नहीं जाएंगे उनमें कि वो क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सिर्फ हमें क्या है, उनको देखना है और फिर उनके कारणों को जानना है कि ये कैसा है, इस व्यक्ति को क्यों हो रहा है, इस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में ऐसी भावनाएं क्यों आ रही हैं, ये सब चीज़ें हैं। संवेदना से हम किसी अन्य की भावना को ज्यों का तो अनुभव कर उसके दुख को कम कर सकते हैं और उसे अपना मित्र बना सकते हैं। और प्रोत्साहन से हम आत्म प्रोत्साहन भी करेंगे और दूसरे का भी मैंने बता दिया है। और सामाजिक कौशल जो है, सामाजिक सहभागिता आदि, इसके द्वारा हम समस्या समाधान तकनीक, जैसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक और दूसरे की प्रशंसा आदि जो हमें करना है, वो हम सीखते हैं कि हमें दूसरे की प्रशंसा करना है। तो ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक तत्व है, एलिमेंट है, एक इसको कहेंगे एक अनिवार्य तत्व है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं या इसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब आप अपने इमोशंस को समझेंगे, दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, जहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, ट्रिगर रिएक्शन तो नहीं हो रहा है कि उधर से बंदूक की गोली चली, इधर से भी आपने गोली चला दी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है, आपके कार्यस्थल पर एक स्वस्थ वातावरण है, आपके घर में एक स्वस्थ वातावरण है। कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी की भावनाओं को नहीं समझते तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड क्यों कर लेता है? क्योंकि उसकी भावनाओं को सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। तो ये जो गैप है वो गैप नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस को समझें और दूसरे के इमोशंस को भी समझें, और साथ साथ जो आपसी जो इमोशनल गैप है, भावनात्मक जो शून्य है हमारे मध्य, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्या है, कभी कोई दीवार हो बीच में, अदृश्य दीवार तो नहीं होगी, अदृश्य दीवार हो तो बड़े बन के खुद ही उस दीवार को गिरा देना चाहिए, क्योंकि दीवार बनाने में कोई मज़ा नहीं है। क्या है जो ऐसा कोई, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सब लोग प्रयास कीजिएगा अपने घर में, अपने संस्था में एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित हो जो छोटे से छोटा व्यक्ति भी, जैसे संस्था में क्या होता है कि अगर लोकतंत्र है बहुत अच्छा है तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी सबसे बड़े हेड के पास चला जाएगा, सर मेरी ये समस्या, विद्यार्थी भी चला जाएगा प्रिंसिपल के पास। लेकिन अगर आपने उस तरीके का वो चीज़ स्थापित नहीं की है तो उस तरह छोटे व्यक्ति के कोई इमोशन समझ ही नहीं रहे हैं। वही उसी तरह इमोशन समझना चाहिए जिस तरीके से माँ समझ जाती है कि सब्जी में नमक कम है, वो चेहरा देख के भाव पढ़ लेती है माँ और नमक का डब्बा आगे कर देती है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने इमोशंस को समझेंगे और दूसरे के इमोशंस को समझेंगे तो निसंदेह हम सफल होंगे। हमने लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन हम सफल तब कहलाएंगे जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट भी होंगे। और बस 1-2 मिनट और लूँगा मैं। करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण इशू था। हम लोग जब काउंसलिंग कर रहे थे पिछली बार, तो वो बड़ा अच्छा करियर के संबंध में आया था कि जो विद्यार्थी जब करियर चुनते हैं
तो करियर को चुनते समय उनको 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो होती है रुचि, एक होती है क्षमता और एक होता है अवसर। सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि आप मछली से आशा नहीं कर सकते कि वो हवा में उड़े, आप कुत्ते से आशा नहीं कर सकते कि वह पानी में तैरे, चिड़िया से आशा नहीं कर सकते कि वह सड़क पर दौड़ने लगे, वो तो हवा में उड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। अपनी क्षमता, रुचि और उसके अनुरूप अवसर का समन्वय कर ही कैरियर चुनिए। आपने करियर, मान लो आपकी रुचि किताब पढ़ने में है, आपकी क्षमता है आप दिन में 10 किताब पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए अवसर क्या हो गया, आप प्रूफ रीडर बन सकते हैं। आपकी रुचि है खाना बनाने में, आप दिन में 50 लोगों का खाना बना सकते हैं, तो आप कुक बन सकते हैं। आप फिर वहाँ पर टीचर बनने का मत सोचिए। तो मेरा सपना है मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन मेरी क्षमता नहीं है कि मैं 5 घंटे धूप में खड़ा हो सकूं। तो मेरी रुचि तो है लेकिन क्षमता नहीं है, तो मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है कि जब भी विद्यार्थी अपने करियर का चुनाव करें, जो भी विषय का चयन करें, तो वो अपने आप से पूछकर, भली भांति जानकर, अपनी रुचि, अपनी क्षमता और उनके अनुसार अवसर को देखकर, भली भांति जानकर ही अपने करियर का चयन करें, तो सफलता निसंदेह उन्हें प्राप्त होगी। हमारे सहराई महाविद्यालय के डॉक्टर अतुल भाई को बहुत ही धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया आज आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का। आदरणीय झा सर को, आदरणीय अर्चना मैडम को, रेणु मैडम को और सभी जो आदरणीय प्रीति मैडम, युक्ता मैडम, सभी को प्रणाम। आप लोगों ने बहुत धैर्य से और बहुत गौर से मेरे जो भी विचार थे उनको सुना। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।